नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी बाय बर्ट्रैंड रसेल जो किताब है उसके अगले चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल्स पे चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये यूनिवर्सल्स का ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है, रसेल इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, प्लेटो जो जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स, कि क्या यूनिवर्सल जैसी एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं, और वो एग्जिस्ट करते हैं तो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनका नेचर क्या है। इन सब पे जो प्लेटो के आइडियाज थे, रसेल का क्या इंटरप्रिटेशन है उनके बारे में, इन सारी बातों को हम इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक के लिए, कि रसेल कैसे प्लेटोनिक यूनिवर्सल्स की बात करते हैं। तो जो प्लेटोनिक फिलॉसफी है वो यूनिवर्सल्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के आती है, वो सामान्य प्रत्ययों की अवधारणा को लेकर के आती है। अब रसेल जो है प्लेटो के इस थ्योरी ऑफ आइडियाज जो कि उन्होंने यूनिवर्सल्स की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, उस थ्योरी ऑफ आइडियाज को एग्जामिन करते हैं और यूनिवर्सल्स का नेचर क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वो स्वभावतः कैसे हैं, इस बात पे दृष्टिकोण डालने की रसेल ने कोशिश की है यूजिंग प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज। पिछले टॉपिक में जो एप्रायरी, हाउ ए प्रायरी नॉलेज इज पॉसिबल इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए प्रायरी नॉलेज, इज इट एनालिटिक और इज इट सिंथेटिक, फिर कांट आते हैं तो वो कहते हैं कि सिंथेटिक ए प्रायरी नॉलेज भी होती है। तो इन सब बातों को जब हम देख रहे थे तो हमने वहां पे देखा कि रिलेशंस की या संबंधों की जो बात है वो नॉलेज थ्योरी में, रसेल की नॉलेज थ्योरी में, रसेल की एपिस्टेमोलॉजी में एक बहुत ही गंभीर रोल प्ले करती है, वो हमने देखा। और जो एक स्टेटमेंट रसेल ने दिया कि आई लिव इन माई रूम, तो आई एक है और रूम है, लेकिन इन इन दोनों के जो बीच का, इन दोनों एंटिटीज के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो एपिस्टेमोलॉजी में बड़ा ही जरूरी है एक सामान्य समझ बनाने के लिए। तो उस पे भी हमने पिछले टॉपिक में परिचर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। रसेल आर्ग्यूज दैट रिलेशंस एग्जिस्ट इन अ मोड दैट इज नीदर फिजिकल, मेंटल, नॉट सेंसरी। रसेल कहते हैं कि ये जो रिलेशंस हैं इनका मोड ऑफ बीइंग, इनकी ऑन्टिक बीइंग जो है वो ना तो फिजिकल है, ना तो मेंटल है, ना तो सेंसरी है। आप सेंसेस से यूनिवर्सल्स को नहीं जानते, वो फिजिकल नहीं है और वो मेंटल भी नहीं है, वो मेंटल एंटिटीज भी नहीं है टू बी प्रिसाइज। फिर इसके बाद रसेल जो है वो इस बीइंग की नेचर को लेकर के वो क्वेश्चन करते हैं और तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो कि उसे पजेस करते हैं। तो मूव ऑन करते हैं अब हम लोग प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज। प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज एक पद्धति है या एक एग्जाम्पल है, सैंपल एग्जाम्पल है एक थ्योरी का, जिसके थ्रू आप रिलेशंस को समझ सकते हैं। प्लेटो ने इस थ्योरी को डेवलप किया जस्टिस के कॉन्सेप्ट को देखते हुए, और ऐसे कि ताकि वो इसका जो ट्रू एसेंस है, जो इसका असली एसेंस है, जो उसका बेसिक कोर है, जो सबस्ट्रेटम है, जो जस्ट है, वो उसके ऊपर परिचर्चा करते हैं और वो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं, और वो जस्टिस के कॉन्सेप्ट के थ्रू यूनिवर्सल्स को या अपने थ्योरी ऑफ आइडियाज को एलैबोरेट करते हैं। फिर जब वो जस्टिस को लेकर के आते हैं तो उसको वो एग्जामिन करते हैं कि जस्टिस क्या कोई कृत्य है, क्या न्याय कोई कृत्य है, क्या किए जाने वाले कामों में कोई एक ऐसी कॉमन चीज है जो कि उनको बाइंड करती है, जिससे हम कह रहे हैं कि वो न्याय है। वो हमारा संविधान हो सकता है, वो नेचुरल प्रिंस नेचुरल फ्रीडम का लॉ हो सकता है। तो ये सारी बातें जस्टिस के कॉन्सेप्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जस्टिस कहाँ है। जस्टिस क्या कोई एक्ट है, कोई कृत्य है,
या कुछ एक कॉमन फीचर है, एक कॉमन एलिमेंट है, मे बी मेंटल एलिमेंट, जो कि अलग अलग इंस्टेंसेस शेयर करते हैं। फिर इसी मेथड को, इसी पद्धति को प्लेटो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज में अमूर्त प्रत्ययों पे लगाते हैं, जैसे कि वाइटनेस। अभी जो प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग वाइट है, जिसको ये शब्द वाइटनेस इंडिकेट कर रहा है, ये बहुत सारे पर्टिकुलर्स पे लागू होता है, को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग वाइट अप्लाइज टू काउंटलेस पर्टिकुलर वाइट बीइंग्स। फिर these things participate in a shared essence with Plato called an idea or form। ये जो कॉमन चीजें हैं, ये जो शेयर्ड एसेंस है, उसको प्लेटो कहते हैं कि वो आइडिया है या फॉर्म है। फिर आइडिया जो है वो इज नॉट आइडेंटिकल टू एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस। जस्टिस इज नॉट द सेम एज अ जस्ट एक्ट। मतलब जस्टिस जो है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आप जो देखते हैं वो नहीं है। जस्टिस आपका देखा गया किसी एक पर्टिकुलर एक्ट पे, कोई किया गया कृत्य जो है, या किसी का लिया हुआ डिसीजन, जैसे कि कोर्ट वगैरह में लिया जाता है, या जैसे पुराने जमाने में राजा वगैरह न्याय करते थे, तो उनका जो एक कृत्य है जो कि आपने देखा, केवल वही केवल वही जस्टिस नहीं है। जस्टिस इज नॉट एज द जस्ट एक्ट। जस्टिस न्याय और न्यायानुगत कृत जो आप करते हैं, इन दोनों के बीच में एक भेद है। न्याय की अवधारणा पूर्ण रूप से मेंटल भी नहीं है, क्योंकि वो लाई तो करती है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में, और पूर्ण रूप से वो फिजिकल भी नहीं है, क्योंकि वो आप उसे मैटर में पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आप इस शेयर्ड एसेंस को मैटर में पॉइंट आउट नहीं कर सकते। नाउ these ideas exist beyond sensory experience and are eternally itself immutable, indestructible। ये जो आइडिया है, ये आपके सेंसरी एक्सपीरियंस से परे हैं, और ये एटर्नल है, ये इम्यूटेबल है, कूटस्थ है, और ये क्षुण है, ये इंडिस्ट्रक्टिबल है। फिर रसल जो है अपनी एक रीडेफिनेशन लेकर के आते हैं, और जिसे आइडिया कहा करते थे प्लेटो, उसको वो यूनिवर्सल से रिप्लेस करते हैं इस टर्म को, और अपने यूनिवर्सल के कॉन्सेप्ट को एल्यूसिडेट करते हैं। और रसल कहते हैं कि जो प्लेटोज आइडिया रेफर्स टू कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर थिंग्स परसीव्ड थ्रू सेंसेशन। प्लेटो के जो आइडिया हैं वो कॉन्सेप्ट हैं, और वे भिन्न हैं पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से, जो कि आप अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। तो जो आइडियाज हैं वो आप सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं करते। दे आइडियाज आर नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेशन। और इस आइडिया का जो हमने एक एनालिसिस किया था जब हम बर्गले को पढ़ रहे थे चैप्टर 4 में, जब उनका आइडियलिस्ट इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे थे, तो कैसे जो है सेंसेशंस को भी बर्गले आइडिया कह दे रहे थे। तो इस मिसकंसेप्शन को न हो, इसलिए यहाँ पे वो प्लेटो की थ्योरी को डिस्टिंक्टली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि प्लेटोज आइडिया रेफर्स टू a concept distinct from particular things perceived through sensation। फिर इसके बाद प्लेटो मानते थे कि ये जो वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल है, ये जो सामान्य प्रत्ययों का संसार है, ये एक ट्रूथफुल या ट्रू रियलिटी है। ये असली वास्तविकता है। हम जो स्टेटमेंट्स जो हमारे होते हैं परसीव्ड रियलिटी के बारे में, कि क्या हम अनुभव करते हैं, अनुभव के अंदर जो सत आता है, जो परसीव्ड रियलिटी है जो है, वो एक्यूरेट इसीलिए होती है क्योंकि पर्टिकुलर में यूनिवर्सल होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं,
कुछ कॉमन एसेंस होता है जिसको पर्टिकुलर्स में आप पाते हैं, जिनका अधिष्ठान यूनिवर्सल होता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर आप इसे बेजियन मॉडल के टाइप से समझना चाहें, तो जो पर्टिकुलर्स हैं, जो यूनिवर्सल्स की दुनिया है वो प्राइमरी दुनिया है, और जो पर्टिकुलर्स हैं वो उसके अलग अलग इंस्टेंसेस हैं, ऐसा माना जा सकता है। फिर प्लेटो के बारे में रसल ये नोट करते हैं कि जो सेंसरी वर्ल्ड है ये अपनी रियलिटी डिराइव करता है फ्रॉम द अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है जो कि अनचेंजिंग है, वहां से एक मॉडल ऑफ रियलिटी मिलती है, एक सैंपल रियलिटी मिलती है, जिससे आप अपने सेंसरी वर्ल्ड को कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन के थ्रू जो मिलती है वो एक रियलिटी मिलती है आप। तो हमारी जो रियलिटी है, हम जो परसीव कर रहे हैं, वो सेकंड हैंड है, या सेकंड ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस एक बेटर शब्द हो सकता है, एक बेटर फ्रेज हो सकता है। सेकंड ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस है। इट इज नॉट द प्राइमरी ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज अ डेराइव्ड फॉर्म। जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे, कि हम एटम्स को नहीं देख सकते, जो है हम एक सर्टेन लेवल के बियॉन्ड नहीं देख सकते। तो ये सारे जो फिल्टर्स हैं, जो सेंसरी फिल्टर्स हैं, जो बाहर, जो कि जो बाहर की रियलिटी को एज इट इज नहीं देखने पाते हैं। तो इस सेंस में अगर आप देखना चाहें, तो एक तरीके से एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट कम फिलोसोफर हैं डोनाल्ड हॉफमैन, उनकी किताब है द केस अगेंस्ट रियलिटी। तो उसमें वो इंटरफेस थ्योरी ऑफ परसेप्शन करते हैं। तो वहां से अगर आप कंपेयर करना चाहें, तो वो एक बड़ा ही अच्छा रीड है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि एक अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, जिससे कंपेयर हम करते हैं अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को, और वो एक हमारे लिए सेंसरी वर्ल्ड जनरेट करता है, जिसमें हम अपनी एम्बेडेड कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग रखते हैं, या मीनिंग उस रियलिटी की डेराइव करते हैं। फिर प्लेटो का ये कहना था कि जो ये वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, ये ज्यादा रियल है आपके सेंसरी वर्ल्ड से। ठीक है। तो प्लेटो का ये जो प्लेटो का एक थॉट जो है, रसल हम ध्यान में लाना चाहते हैं हमारे जो है, और वो थॉट ये है कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है ये मोर रियल है सेंसरी वर्ल्ड से। जो सेंसरी वर्ल्ड है वो फ्लीटिंग है। आप जैसे जैसे अपने एनवायरनमेंट में चलते फिरते हैं जो है, तो उसके हिसाब से आपका जो सेंसरी वर्ल्ड के सामने जो डेटा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो उसकी रियलिटी जो है, जो सेंसरी वर्ल्ड की है, वो फ्लोटिंग रियलिटी है। और जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की रियलिटी है, वो हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया, वो अनचेंजिंग है, वो इम्यूटेबल है, और इसके अलावा वो एटर्नल है। ठीक है। तो अब रसल क्या कहते हैं लैंग्वेज पे, और जो यूनिवर्सल्स जो रोल प्ले करते हैं हमारे ट्रुथ स्टेटमेंट्स को प्रोपाउंड करने में। तो रसल हमारे ऑर्डिनरी लैंग्वेज पे पॉइंट आउट करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हम कुछ कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं। उन कॉमन वर्ड्स में से वो कहते हैं कि प्रॉपर नेम्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सब्सटैंटिव्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस एंड वर्ब्स। तो ये जो हैं, ये यूनिवर्सल्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो एक तरफ आपके प्रॉपर नेम्स हैं जो है, और एक तरफ जो कि पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं, और एक तरफ आपके एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशन, वर्ब और सब्सटैंटिव्स हैं, जो कि यूनिवर्सल्स रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन स्पीच जो है वो एटलीस्ट एक वर्ड रखती ही है जो कि यूनिवर्सल को डिनोट कर रहा होता है। एक सेंटेंस में मैन, मैन एक यूनिवर्सल को डिनोट कर रहा है, कोई काम वो एक उसका एक प्रोटोटाइप होगा। तो ऐसे ही जो है, ढेर सारे जो ये यूनिवर्सल्स हैं, ये आपको मिलेंगे हर एक सेंटेंस में। कम से कम एक सेंटेंस में एक यूनिवर्सल तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये सजेस्ट करता है, या ये बात, इस बात से हम इस फैक्ट को डिराइव कर सकते हैं कि ऑल ट्रुथ नेसेसरली इन्वॉल्व्स यूनिवर्सल। जो भी ट्रुथ है वो यूनिवर्सल्स उनमें जरूर होते हैं।
और हमारा जो नॉलेज है इन ट्रूथ के बारे में वो हमारे एक्वेंटेंस विथ यूनिवर्सल्स पे डिपेंड करता है। हम कितने भली भांति परिचित हैं यूनिवर्सल से, ये बात, और जो हमारी नॉलेज है यूनिवर्सल्स के बारे में, ये इंटरडिपेंडेंट है। So much so that our knowledge of these truths depend on our acquaintance with universals. अब रसल कहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी होते हुए भी यूनिवर्सल्स को इग्नोर किया गया है बिकॉज दे सीम इनकॉम्पिटेंट या इनकम्प्लीट एंड इनसब्सटेंशियल विदाउट कॉन्टेक्स्ट। अगर आप यूनिवर्सल्स को बिना कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखें, बिना जो कि आपको पर्टिकुलर इंस्टेंसेस प्रोवाइड करती हैं, तो अगर वो उन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का वो जो फिल्टर होता है, अगर उसके परे आप देखें, बिना कॉन्टेक्स्ट के देखें, बिना एम्बेडेडनेस के देखें, तो ये जनरल्स जो हैं इनका कोई सेंस नहीं बनता। रसल कहते हैं कि जो वर्ब हैं और जो प्रपोजिशन हैं, प्रिपोजिशंस हैं, इन्हें बहुत बहुत ही नेग्लेक्ट किया गया है। और स्पिनोजा के बाद खास तौर पे एडजेक्टिव्स और सब्सटेंटिव्स ने ही मेटाफिजिक्स को शेप किया है। वर्ब्स, प्रपोजिशंस, इन पे हमारा जो ध्यान है वो कम गया है। अब एक मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं रसेल, और वो कहते हैं कि एडजेक्टिव्स एंड कॉमन नाउन्स एक्सप्रेस क्वालिटीज ऑफ सिंगल थिंग्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो और जो कॉमन नाउन्स होते हैं, वो किसी एक सिंगल चीज की क्वालिटी को डिपिक्ट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। वर्ब्स और प्रपोजिशन जो होते हैं वो दो चीजों के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हम रिलेशन को इग्नोर करें तो हमारा जो फोकस है वो फोकस ऑन एट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टीज टू द इंडिविजुअल थिंग्स। अगर हम बहुत ज्यादा अगर हम रिलेशंस को इग्नोर करेंगे तो आपका जो फोकस है वो चला जाएगा एट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टीज टू इंडिविजुअल थिंग। आप जितनी प्रॉपर्टीज, कॉमन एसेंस जिसको आप समझते हैं, वो जो प्रॉपर्टीज को आप कॉमन एसेंस कह रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज को फिर आपको मैपिंग करना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी इनएफिशिएंट प्रोसेस दैट यू हैव टू मैप द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्सल every time on each of the sense experiences that comes to you. So this is a very inefficient process. लेकिन इसी बात को लेकर के, इसी रिलेशन पे जो क्या स्टैंस है, उसको लेकर के दो स्कूल में विभाजन हो गया। एक स्कूल जिसे हम मोनिज्म कहते हैं, जो कि स्पिनोजा और ब्रैडली वगैरह मानते हैं, जो कि कहते हैं कि बिलीफ दैट ओनली थिंग एग्जिस्ट, ओनली वन थिंग एग्जिस्ट एज रिलेशंस आर सीन एज इम्पॉसिबल। एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, दो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और रिलेशन होने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर और दो ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो आप रिलेशन ही नहीं हो सकता। एक ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। तो उस बेसिस पे मोनिज्म का एक स्कूल है, और दूसरा स्कूल जिसको लाइबनिट्ज प्रोपाउंड करते थे वो है हमारा मोनाडिज्म। मोनाडिज्म का व्यू है कि मल्टीपल चीजें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं करती क्योंकि वो विंडोलेस हैं, और इसलिए जो रिलेशन है वो इम्पॉसिबल है। फिर रसेल क्या कहते हैं यूनिवर्सल्स वगैरह पे? तो while we cannot prove the existence of qualities universals like whiteness, we can prove the existence of relations। हालांकि हम क्वालिटीज की एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते, हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि वाइटनेस का प्रत्यय एग्जिस्ट करता है या कोई और मैननेस का प्रत्यय एग्जिस्ट करता है, ये हम प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जो हम प्रूव कर सकते हैं वो ये है कि रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम किसी यूनिवर्सल में माने तो वी अज्यूम वाइट थिंग्स शेयर एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। अगर हम यूनिवर्सल कोई ले जैसे कि वाइटनेस, तो हम उस यूनिवर्सल में क्या अज्यूम कर रहे हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी जो कि वाइट थिंग्स में होती है। अलग अलग शेड्स आप व्हाइट के देखें, लेकिन आप उन्हें बोलेंगे व्हाइट, अगर बाय एंड लार्ज बोलना हो, तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है
वो यूनिवर्सल, वो हम लोग मानते हैं कि वो हम उससे हमारा परिचय होता है। एम्पिरिसिस्ट जो है वो इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के कॉन्सेप्ट को नकारते हैं और वो कहते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि वाइटनेस जैसी चीज है, ऐसा नहीं है। हम लोग कोई एक पर्टिकुलर थिंग को इमेजिन करते हैं और उसका एक प्रोटोटाइप या एक मॉडल बना करके बाकी चीजों के साथ खेलते हैं, बाकी चीजों के साथ रीजन करते हैं, बाकी चीजों के साथ मैच करते हैं। मतलब हम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से वाइट थिंग के हम वाइटनेस की प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम रीजन करते हैं। फिर ये सजेस्ट करता है कि हमारी जो रीजनिंग है ये सारी वाइट चीजों पे अप्लाई होती है, सिमिलर टू हाउ वी थिंक अबाउट ट्रायंगल्स इन ज्योमेट्री। हम ज्यामिति के सत्य के बारे में जैसे हम अपनी अपनी थ्योरी को महसूस करते हैं, वैसे ही ये सत्य जो है, ये यूनिवर्सल्स का जो सत्य है, ये ज्यामितीय सत्य भी है। त्रिकोण के बारे में अगर कोई सत्य की उसके सारे एंगल्स जो होते हैं 60 60 60 डिग्री, 60 60 60 दैट इज 180, तो अगर ये जो फैक्ट है ये सारे ट्रायंगल्स के बारे में कॉमन है, तो आपकी यूनिवर्सल्स के बारे में जो रीजनिंग है वो क्योंकि सारे वाइट इंस्टेंसेस पे आती है, तो वहां से ये रसल कहते हैं कि आपकी जो ये ट्रायंगल्स के बारे में जो मान्यता है, जो ये समझ है, जो है ये पूरे ज्यामितीय की ओर सत्य की ओर जो है ये आपको निर्धारित करती है। लेकिन रसल इसमें एक फ्लॉ निकालते हैं और रसल कहते हैं कि अगर आपको ये समझना हो कि कोई चीज वाइट है या ट्रायंगुलर है, आपको किसी वाइट या ट्रायंगुलर चीज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा वाइट का या फिर एक ट्रायंगुलर थिंग का अपने माइंड में, जिससे आप कंपेयर करेंगे जो आपको पर्टिकुलर सेंसरी एक्सपीरियंस से मिल रहा है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है, ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ये इसके पीछे जो प्रिंसिपल काम कर रहा है वो तो रिजेम्बलेंस है, और रिजेम्बलेंस तो खुद ही यूनिवर्सल है। इसलिए रिजेम्बलेंस जो है वो क्या है, रिजेम्बलेंस एक प्रकार का रिलेशन है जो कि सारे वाइट चीजों के बीच में अप्लाई करती है या होल्ड करती है, जो कि सारे वाइट चीजों के बीच में एक सत्य बात है, एक सत्य बात है, एक सत्य प्रपोजिशन है, एक ट्रू प्रपोजिशन है। फिर जो रिजेम्बलेंस है ये एक यूनिवर्सल है, इट एग्जिस्ट बियॉन्ड एनी सिंगल पर्टिकुलर इंस्टेंस। आप एक ही बॉडी में, एक ही ऑब्जेक्ट में रिजेम्बलेंस आप नहीं निकाल सकते, लेकिन रिजेम्बलेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आपको नहीं मिलेगा। a body cannot be qualitatively be resembling of himself or herself। आप अपने ही बारे में रिजेम्बलेंस को नहीं समझ सकते, लेकिन ये पर्टिकुलर में एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूनिवर्सल में नहीं एग्जिस्ट करती, ये एक ट्रू यूनिवर्सल है। और अगर रिजेम्बलेंस एक यूनिवर्सल है तो ये डिनाई करना कि यूनिवर्सल्स जैसे कि वाइटनेस या ट्रायंगुलैरिटी ये फॉल्टी रीजनिंग अगर आप करेंगे तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा। Denying universals like whiteness and triangularity is faulty reasoning. Since universals exist, Russell shifts from the discussion to proving they are not mental in nature. He argues that universals are independent of thought or apprehension and exist objectively. रसल कहते हैं कि जो यूनिवर्सल्स हैं ये मेंटल नहीं है नेचर में, ये आपके थॉट से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, आप इन्हें परसीव करें या नहीं करें ये एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है, वो वस्तुगत सत्य है।
फिर रसल एक स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हैं जहां पे एक प्रपोजिशन है कि एडिनबर्ग इज नॉर्थ ऑफ लंदन। एडिनबर्ग जो है वो लंदन के नॉर्थ में है। ये दिखा करके वो कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ये आपके थॉट के परे भी एग्जिस्ट करते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप इसे जानते हैं तो ये होता है, जैसा कि आप ये बर्कले कह रहे थे कि एस्से एस्ट परसिपियाई, वैसा नहीं है। आवर जो आपका इस फैक्ट के बारे में कि एडिनबर्ग नॉर्थ ऑफ लंदन है, ये फैक्ट आप जानते हो या न जानते हो इससे कोई मतलब नहीं है। वो एक प्री एग्जिस्टिंग ट्रुथ है, आपकी समझ से पहले भी एक सत बात थी और सत बात है। तो जो आप जान रहे हैं वो आप एक प्री एग्जिस्टिंग ट्रुथ को जान रहे हैं। अगर कोई एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा होता तो भी एडिनबर्ग नॉर्थ ऑफ लंदन ही होता। लेकिन ये जो रिलेशन है नॉर्थ ऑफ, ये यूनिवर्सल है और किसी मेंटल चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये प्रपोजिशन भी अपने आप में मेंटल नहीं है, क्योंकि द रिलेशन इट इन्वॉल्व्स मस्ट ऑल्सो बी नॉन मेंटल, और इसलिए जो रिलेशन होगा वो भी नॉन मेंटल होगा। क्योंकि प्रपोजिशन जो है वो खुद नॉन मेंटल है तो जो रिलेशन होगा वो भी नॉन मेंटल होगा। फिर however north of does not exist in the same way as Edinburgh or London. It has no specific place or time of existence. ये जो नॉर्थ ऑफ है जो कि एक तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है एज अ रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, दैट इज एडिनबर्ग और लंदन। इन दो एंटिटीज के बीच में जो नॉर्थ ऑफ का रिलेशन है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो भी नॉन मेंटल होगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक प्लेस या टाइम तो उसका है नहीं। फिर इसलिए रसल कंक्लूड करते हैं कि ये जो नॉर्थ ऑफ जो रिलेशन है जो कि एडिनबर्ग और लंदन के बीच में एग्जिस्ट करता है वो न फिजिकल है न मेंटल है, और उन्हें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेशन और इंट्रोस्पेक्शन बनाता है। उन्हें वस्तुतः एक अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट बनाता है आपके सेंसेशन या इंट्रोस्पेक्शन का, अंतश्चेतन अंतश्चिंतन जो कि इंट्रोस्पेक्शन है, या फिर जो संवेदना के थ्रू आपका ज्ञान होता है या नॉलेज होता है ऑब्जेक्ट के बारे में, उससे भिन्न है। फिर रसल एग्जिस्टेंस और बीइंग में भिन्न एक भिन्नता को पॉइंट आउट करते हैं, और रसल कहते हैं कि थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन टाइम लाइक थॉट फीलिंग माइंड्स एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड यूनिवर्सल्स which do not. Universals, it is to say that universals do not exist in time. They subsist or have being which is timeless. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वो एटर्नल है, तो वैसे ही ये टाइमलेस हैं, या जो यूनिवर्सल रिलेशंस हैं ये टाइम के बाहर है। और यहां से रसल दो प्रकार के वर्ल्ड्स में डिस्टिंग्विश करते हैं। पहला है वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस जहां पे फ्लीटिंग रियलिटी है जो कि वेग है, और मेंटल और फिजिकल थिंग्स जहां पे दोनों हैं, और जिनका इंटरेक्शन आपके लाइफ की वैल्यू को शेप कर रहा है, आपके लाइफ के मीनिंग को शेप कर रहा है। आप कितने एम्बेडेड हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, ये आपके लाइफ के मीनिंग को शेयर कर रहा है, आपके वैल्यू आपके बिलीफ सिस्टम को शेयर कर रहा है। और एक है वर्ल्ड ऑफ बीइंग जो कि अनचेंजेबल है, जो कि रिजिड है, जो कि परमार्थ सत्य प्रत्ययों की दुनिया है। तो इस प्रकार से रसेल ये पॉइंट आउट करते हैं यूनिवर्सल्स को जो कि हमारे ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस से परे की एक दुनिया है। एक वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस है जहां पे पर्टिकुलर्स लाई करते हैं, और एक आपका वर्ल्ड ऑफ बीइंग है जहां पे यूनिवर्सल्स लाई करते हैं।
With this, Russell concludes the chapter and he then points out to some of the ideas that we discussed when we were discussing the theory of ideas or theory of universals, which was a later name given to it by Russell. Platonian ideas are same as Russellian universals, or or a big advancement has happened from ideas to universals. It might be a debate of open question, but the Platonian theory of ideas forms a substratum or forms a basis on which Russell bases or Russell builds his understanding of universals and says that they are abstract entities that exist beyond particular instances. He elucidates how, sorry, my friends, he elucidates how the concept of justice or the concept of whiteness or the concept of triangularity are not identical to acts. They have a shared essence in which they occur in particular instances in which they participate in. Then Russell built his theory of reality, as we've already discussed from this, and says that the sensory world is only a being that is a reflection of it. Then Russell points us to the role of relations in philosophy, and then we move on to how universals are independent of thought. Russell points to this fact, and I'll be just sliding through because so that you can get the notes down. Uh, so I think this sums it up. You can jot down the notes, make your own notes based on the essay. So I skipped actually this section because I want some feedback from you. मैं चाहता हूं कि आप अपना फीडबैक दें और जो ये इसको सारी स्लाइड्स को बनाने का जो मेरा रीजन है वो ये भी है कि आप जब स्लाइड्स को देखें तो वो आप एज नोट्स उसको यूज कर सकें अपने एग्जाम्स वगैरह में किसी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि हम बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अपने मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव बैनर के तले। तो मैंने इस बार यहाँ पे कंक्लूजन को स्किप किया है। कंक्लूजन पे उतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए, और उसका रीजन मैं चाहता हूँ कि आप अपने तरफ से क्या आप कुछ नया इससे कंक्लूड कर पाए, क्योंकि रसेल के फिलोसफी से मुझे तो बहुत ही कॉग्निटिव साइंसेस के तरफ से कैसे आपका माइंड वगैरह काम करता है उस एंगल से मुझे अगर ये पूरा देखने को मुझे मौका मिला, तो क्या अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझ में आती है या अपना कोई आप विजन शेयर करना चाहते हैं जो कि आपको समझ में आता है, जिसे जिससे आप शेयर करना चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार होऊंगा उसके लिए, एंड आई विल इनकॉर्पोरेट दैट इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।